हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम आज इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पहले ही जब स्टार्ट किया था हमने मोशन इन ए प्लेन को, तब मैंने आपको बताया था कि पहले आपको मैं वेक्टर्स के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके बाद हम आपका थर्ड चैप्टर, वो हमारा फोर्थ चैप्टर था मोशन इन ए प्लेन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं उस वीडियो को। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आई बटन पे है जिसमें सारे वीडियोज उस चैप्टर के आपको मिलेंगे। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर 3 और इसको भी ठीक उसी चैप्टर की तरह से जैसे हमने वेक्टर्स को कंप्लीट किया है। ये जो काइनेमेटिक्स का आपका चैप्टर है पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, बढ़िया बढ़िया लेवल के इसके क्वेश्चंस करेंगे, नीट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जी मेंस के क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया बिल्कुल एक एक कंसेप्ट ऐसे क्लियर करेंगे कि इसके बाद ये वीडियो जब आप यहाँ पे देख लोगे उसके बाद आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और खासकर जो आपका बोर्ड लेवल है, सीबीएसई है, आरबीएसई या फिर आईसीएसई है, उसके लिए तो आपको कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। तो बात ये आती है कि आज के वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो आज ये जो वीडियो है ये हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इंस्टेनियस स्पीड, इंस्टेनियस वेलोसिटी, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर वो नेक्स्ट वीडियो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ जो आपका ये चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। और काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो काइनेमेटिक्स। तो अगर इस काइनेमेटिक्स को आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पे एक तो लिखा हुआ है काइन और दूसरा लिखा हुआ है मैटिक्स। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि काइन प्लस मैटिक्स। काइन का जो मतलब है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स। मतलब मोशन से रिलेटेड जितनी भी मैथ्स है, मोशन से रिलेटेड जितनी भी मैथ्स है वो अब आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैंने एक बॉल को उठाया, मैंने उसको फेंका, कितनी दूर जाएगी। मैंने एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, नीचे की तरफ गई, कितने टाइम में पहुंचेगी, या कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। एक बॉल को उठा के ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है ना, जैसे फ्री फॉल कंडीशन है, ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो, ग्रेविटी के अपोजिट काम हो रहा है। थोड़ा थोड़ा आप 10th के अंदर इसको पढ़ के भी आए हो। ये भी एक बड़ा रीजन है कि जो ये चैप्टर है आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ के आ चुके हो कहाँ, थोड़ा 9th क्लास के अंदर जब आपने फिजिक्स का थोड़ा जो पोर्शन पढ़ा था उसमें आपने इसको स्टडी किया था। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या हो गया कि भाई मोशन से रिलेटेड जितनी भी मैथमेटिक्स है। अब कोई गाड़ी जा रही है, आपने सडन ब्रेक अप्लाई किए, कितनी देर में रुक जाएगी। एक गाड़ी को कितनी स्पीड से चलाने के लिए कितने एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जर्क क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन है, फिर जर्क है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है यहाँ इसी चैप्टर के अंदर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ एक लाइन में मोशन पढ़ना है। पहली चीज़ ही हमारी यही होगी कि क्या, यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन के अंदर जो मोशन होती है इसको 1D मोशन भी कहा जाता है। 1D, वन डायमेंशन मोशन। डायमेंशन आप वेक्टर, इसलिए तो वेक्टर आपको पढ़ाया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अब यहाँ पे यूज होने वाली है। भाई एक एक्स एक्सिस में मोमेंट हो रहा है कि वाई एक्सिस में मोमेंट हो रहा है कि जेड एक्सिस में मोमेंट हो रहा है, तो वो 3D मोशन हो जाता है जब तीनों डायमेंशन में मोशन होगा। पर यहाँ जो मोशन आपको पढ़ना है वो कौन सा है, 1D मोशन है, यानी एक सिंगल एक्सिस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, 1D मोशन बोल रहे हैं। 2D मोशन के अंदर भी आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बोल दें कि मोशन, कैसा मोशन, मोशन किसमें, 2D के अंदर।
2D के अंदर भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब मोशन एक्स एक्सिस में भी हो रहा हो, जब मोशन वाई एक्सिस में भी हो रहा हो। इसका क्या बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे सिंपली आपने देखा होगा कि एक पत्थर को आपने एक धागे से बांध करके कभी ऐसे रोटेट करवाया होगा। वो जो मोशन होता है, सर्कुलर जो मोशन होता है, वो हमेशा एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है 2 डायमेंशनल मोशन का। ऐसे ही तो होता है ना कुछ। देखो ये ऐसे एक सर्कल है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है, साइड में भी मूवमेंट हो रहा है, दोनों डायमेंशन में, एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट हो रहा है, वाई एक्सिस में भी मूवमेंट हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है वो आप मोशन 2D के अंदर इसमें पढ़ोगे। और फिर 3D मोशन की बात अगर कर लेंगे साथ ही, ये जैसे तीनों डायमेंशंस के अंदर मोशन होगी। मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक कोई पत्थर है, आपने उसको उठाया और आपने फेंक दिया, दूर फेंक दिया, तो उसकी जो मोशन है वो तीनों डायमेंशंस के अंदर हुई। एक्स एक्सिस में भी हुई, वाई एक्सिस में भी हुई, जेड एक्सिस में भी हुई। तो ऐसा जब आपको देखने को मिल जाएगा तब उसको आप बोलोगे 3D मोशन। भाई आपका एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपको पसंद नहीं आया, आपने एक फ्रेंड को उठाया और आपने दूसरी साइड फेंक दिया, ठीक है। ऐसा करना मत किसी के साथ। तो ऐसा जो उसका मोशन हो जाएगा वो 3D मोशन हो जाएगा। या फिर आप अपने फ्रेंड को गोल गोल घुमाने लगे तो फिर 2D मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। इसका ज़्यादा कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ना नहीं है, इसमें क्वेश्चंस होंगे बढ़िया बढ़िया, वो आपको बता देंगे। कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। जब हमने स्टार्ट कर दिया है 3rd का चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो बढ़िया लेवल से सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये आपको बिल्कुल पढ़ना ही है अच्छे से। वेक्टर्स आप पढ़ ही चुके हो, वेक्टर्स नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट के ऊपर लिंक है, वहां से जाकर के सारे वीडियोज पहले देख लो। 4 का चैप्टर पढ़ के आ जाओ, मोशन इन ए प्लेन, तब ये चैप्टर आपको और भी ज़्यादा बेटर समझ आने वाला है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। पहले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, मतलब पहले स्पीड फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क, ये बहुत सारी चीज़ें बताई। जिसमें पहली चीज़ जो हमें इस वीडियो में पढ़नी है वो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको पहले समझेंगे अच्छे से। वैसे तो आप बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं क्योंकि आप 9th में इसके बारे में पढ़ के आए हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ हम इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस, और इधर मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए। आपको रिमेंबर करवा देता हूं। मैं तो एक्चुअली आपको यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या ही पढ़ाऊंगा, आप क्योंकि पहले से पढ़े लिखे हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो बस थोड़ा सा मैं आपको रिमेंबर करवाऊंगा कि भाई क्या चीज़ें हैं। देखो ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है। अब हो सकता है कि आप यहां से इस पॉइंट पे कैसे चले जाएं, आप ऐसे घूमते हुए चले जाएं, ओके, ऐसे घूमते हुए चले जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे मूवमेंट करते हुए चले जाएं, इस तरह से मूवमेंट करते हुए चले जाएं, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल सीधे चले जाएं, मतलब बिल्कुल सीधे चले जाएं, ठीक है ना, ऐसे चले जाएं बिल्कुल सीधे। तो आप ऐसे समझो कि एक जो बच्चा है वो अपने घर से निकलता है और उसका घर है, उसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना, ये उसका ए पॉइंट है, उसका घर, और यहाँ पे एक और पॉइंट मान लेते हैं बी। तो एक बच्चा अपने घर से निकलता है और वो मोमेंट करते 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 पहुँचता है, मतलब वो बदमाश बच्चा है तो स्कूल सीधे रास्ते से आता नहीं है, तो ऐसे पहुँच रहा है। लेकिन एक बच्चा है वो क्या करता है, देखो ए पॉइंट से निकलता है, ठीक है ना, और बी पॉइंट पे उसका स्कूल है, तो वो बिल्कुल ऐसे जाता है, सीधे जाता है, बिल्कुल ऐसे सीधे चला जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे सीधे जाता है। तो अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है। डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले वेक्टर वाले में मैं बता चुका हूँ आपको। और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर है, तो वेक्टर के पास डिस्प्लेसमेंट भी होता, वेक्टर के पास सॉरी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसलिए कह रहा हूँ पहले वेक्टर वाला वीडियो जाके देखाओ, उस चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से। तो यहाँ से आप एक शरारती बच्चा था, वो अपने घर से और स्कूल ऐसे 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 करके गया, या फिर वो यहाँ से ऐसे घूम के पहुँचा। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, देखो एक बच्चा अपने घर से स्टार्ट किया चलना और सीधा बिल्कुल सीधा बी पॉइंट अपने स्कूल में पहुँच गया। इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्या है, आप थोड़ा सा देखो कि डिस्टेंस है वो कितनी भी हो सकती है, डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। अगर वो स्कूल से
अगर वो मान लो अपने घर से पहले अपने चाचा के घर चला जाए, उसके बाद अपने मामा के घर चला जाए और अपने मामा के घर से वो स्कूल पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, बिल्कुल आप ए पॉइंट से चलोगे, अपने घर से चलोगे और बिल्कुल सीधे आप अपने स्कूल जाओगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। कैसे, देखो अगर कोई भी बोले कि डिस्टेंस है वो क्या है, तो डिस्टेंस है वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई बोले तो क्या है, तो फ्रॉम, ये देखो ये यहां पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई और वहां पे जाके इसकी जर्नी एंड हो गई। तो जहां से जर्नी स्टार्ट हुई वहां से और जहां जर्नी एंड हुई, उन दोनों पॉइंट्स के साथ आप ये देखो द डिस्टेंस फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो, क्योंकि इससे कम इसमें हो भी नहीं सकती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आपने स्टार्ट कहां से किया था, अपने घर से, ए से। आपने जर्नी को एंड कहां पे किया है, बी पॉइंट पे, अपने स्कूल में। और इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और जो एंडिंग पॉइंट है वहां तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन कोई आपसे पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी वेक्टर, मतलब ये कहाँ से कहाँ गया, ए से बी की तरफ गया। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, पहले लड़का इधर जा रहा था सी पॉइंट पे, फिर यहाँ पे चला गया डी पे, फिर इधर चला गया ई पे, फिर यहाँ पे चला गया एफ पे और फिर उसके बाद बी पे। तो इसकी क्या डायरेक्शन बोलोगे तुम, ए सी डी ई एफ बी वेक्टर? नहीं नहीं नहीं, बीच में भी कितनी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो यहाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो लॉन्गेस्ट, अच्छा लॉन्गेस्ट भी आप नहीं कह सकते। हाँ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिस्टेंस के बराबर है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो यहाँ से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस, ये रिलेशन बता रहा हूँ कि भाई रिलेशन क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन है, जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस या तो हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कम होगा, और या फिर डिस्टेंस इक्वल देखने को मिल सकती है डिस्प्लेसमेंट के। ये रिलेशन होता है किसके बीच, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, डिस्टेंस है वो या तो बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, जैसे यहां से ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक डिस्टेंस भी तो है। अगर आप उसकी डायरेक्शन को हटा दो, कि आपको नहीं पता हो कि भाई ये ए टू बी गया, तो अगर इसकी डायरेक्शन को हटा दिया जाए तो इस टाइम ए से बी ये एक डिस्टेंस भी तो है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए से बी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्या ये वाली एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या ये वाली एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं है। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, पर ये डिस्टेंस तो है ही, डिस्टेंस तो है ना। तो अब इस सिचुएशन में आप देखो ए और बी के बीच अगर आप देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हुई डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिलेशन होता है किसके बीच, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। देखो यहां पे आपके पास कोई एक पॉइंट है, पहला एग्जांपल है, कोई यहां पे ए पॉइंट है और ए पॉइंट से सर्कुलर मोशन करते हुए, एक ए पॉइंट से सर्कुलर मोशन करते हुए बी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है, सर्कुलर मोमेंट करते हुए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, आपने मान लो एक पत्थर फेंका, ऐसे फेंका, ठीक है ना, और वो कैसे पहुंच रहा है, सर्कुलर मोमेंट करते हुए, लेकिन उसने आधा सर्कल ही पूरा किया है। तो आप उसके अंदर डिस्टेंस, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, आपको ये बताना है। देखो अगर इस सर्कल की रेडियस आपको दे दी जाए r, तो अब आप इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे,
देखो डिस्टेंस तो क्या होगी, याद करो डिस्टेंस क्या है भाई, जितना उसने ट्रेवल किया पूरा नाप तोल के लिख दो, वही तो डिस्टेंस है। तो ये ए से बी की तरफ गया लेकिन आधा सर्कल गया, तो सर्क्यूमफेरेंस भाई अगर पूरा सर्कल घूमता तो उसकी सर्क्यूमफेरेंस के बराबर होता। सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस क्या होती है 2πr, लेकिन ये तो आधा सर्कल ही गया है, तो जब ये आधा सर्कल गया है तो सर्क्यूमफेरेंस को भी आधा कर दो, मतलब 2πr/2। तो क्या लिखोगे 2πr/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा πr। πr तो इसकी डिस्टेंस हो गई। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, और पूछा जा ही रहा है कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अगर आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था इनिशियल, यहां पे एंड किया है फाइनल, तो इन दोनों की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही होगी। इनके बीच इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो देखो आर ये है तो ये वाला भी डेफिनेटली आर ही होगा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आर प्लस आर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r। अगर आपको इसका रेशियो पूछ लिया जाए कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता दो, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे πr/2r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2। तो एक अच्छा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, तो एक सर्कल ही और ले लेते हैं हम लोग। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, और इसका कितना गया है, इसका गया है 1/4, मतलब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, और यहाँ पे जर्नी एंड हो गई, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना, और इसकी रेडियस है वो हम मान लेते हैं क्या आर, इसकी रेडियस है वो क्या है आर, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। देखो तो ए से बी तक ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो अब ये कितना चला, देखो 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल इतना चला ना, ये 1/4 चला, तो 1/4 के लिए डिस्टेंस क्या होगी, तो सर्क्यूमफेरेंस की 1/4 हो जाएगी। भाई अगर पूरा 2πr चलता है तो 2πr के अपॉन में 4 लगा दो, वही तो डिस्टेंस होगी। तो यहां से मैं लिखना चाहूं डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2πr/4, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो यहां से πr/2, ये तो हो गई डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट और बता दो तुम क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और पूछ रहा है आपसे, तो आप बिल्कुल क्या करो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी, इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ हो सकता है कि इन दोनों के बीच, इससे ज़्यादा शॉर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर ये आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो ना भाई, r² + r² का अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² + r² और ये कर दिया हमने इसका स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये r² + r² हो जाएगा 2r², और 2r² का स्क्वायर रूट करना है, तो 2r² का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा √2r, ये आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इनका रेशियो पूछे तो आप डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिख दो। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हैं, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल फिर से एक सर्कल के लिए है। ये हमारा एक सर्कल है और कोई हमें बोल रहा है कि हाफ रोटेशन पूरा किया। देखो यहाँ से चला, ए पॉइंट से चला और कहाँ तक चला, बी पॉइंट तक, और ऐसे घूमते हुए आया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगी डिस्टेंस, देखो तो भाई ए से बी की तरफ आया, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी रेडियस मान लेते हैं r। तो ए से बी की तरफ आया तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr/2। तो ये तो वही होगा πr। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वैसे पहले कर लिया ऐसा एग्जांपल हमने,
स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो फोर्थ। आपके पास ये एक कोई रूम है, ठीक है ना, ये कोई रूम है। ऐसे ही बनाते होगे रूम को, और नहीं बनाना सीखा है तो आज सीख लो, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसकी जो साइड है, वो जितनी भी सभी साइड हैं वो क्या है, वो ये आपके पास हो गया ए। तो ये क्यूबॉइड हो गया, और इसकी सारी साइड है वो कितनी है, ए है, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, सभी एक रूम है, उसकी ऐसा रूम है जिसकी सारी दीवारें हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई एक पर्सन है, वो ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। कोई एक पर्सन है, वो ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, और वो यहाँ से होते हुए, देखो यहाँ से बी पॉइंट की तरफ, या इधर मान लेते हैं, देखो यहाँ से इधर आता है, वो यहाँ से चलते हुए और इस पॉइंट पे आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से चलते हुए इधर चले जाता है, और यहाँ से चलते हुए इस पॉइंट पे आ जाता है, और अपनी जर्नी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है बी पॉइंट पे। या फिर ऐसे मान लो, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, समझ रहे हो आप। अच्छा, तो यहाँ ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो आप ऐसे मानो कि ए है वो रूम का एक कॉर्नर है, और बी है वो रूम का दूसरा कॉर्नर है, समझे बात। ए है वो रूम का एक कॉर्नर है, मतलब एक रूम की ये दीवार पे गया, फिर उस दीवार से वहां गया, और फिर ऊपर की तरफ चला गया, समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वो, यहाँ से इधर गया, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ। अच्छा, तो अब आपको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब यहाँ पे वेक्टर काम आएगा। देखो पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये a है, और ये भी a है, और ये भी a है, तो इसका मतलब a प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 3a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो गई ना, ये बिल्कुल ऐसे सीधा जाना पड़ेगा, तो ये होगा एक डायगोनल। तो ये हमने डायगोनल खींच दिया ना क्यूब के बीच में, तो हमने जो एक डायगोनल खींचा, तो इसकी डिस्टेंस हमें, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी यही तो है, इसको हमें निकालना है, यानी ए बी को हमें निकालना है। तो ए बी को हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ए बी वैक्टर किसके बराबर है। अगर ए बी वैक्टर को आप देखा जाए तो देखो तीनों एक्सिस के अंदर ये मोमेंट हुआ है। अभी मैं थोड़ा वेक्टर में आपको लेके चल रहा हूं, अगर जिन बच्चों ने वेक्टर को ठीक से नहीं पढ़ा था वो सुन लो। तो ए बी वैक्टर के अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूं, तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आई कैप। तो ए के अंदर कितना चला, यानी एक्स एक्सिस में कितना चला, ए चला, ये ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है, तो इसका मतलब ए आई कैप प्लस, फिर वाई एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में चला तो ये भी ए चला, तो ए जे कैप, और फिर जेड एक्सिस में देखो कितना चला, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब जेड एक्सिस के अंदर ये माइनस में गया, तो मतलब कैसे हो गया भाई, जैसे एक्स एक्सिस में इधर आगे चलेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उल्टा जाएगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे जेड एक्सिस में आगे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, उल्टा जाएगा तो नेगेटिव, तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में गया इसलिए नेगेटिव जेड हो गई। तो वाई की तरफ तो ये हो गया ना ऊपर, फिर ए जे हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, रूम की वो दीवार है, समझ गए ना, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस, वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो ये हो गया ए के कैप। और जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते थे आप, मोड करते थे वेक्टर का। तो हमें ए बी वैक्टर की वैल्यू चाहिए, तो इसका मोड चाहिए, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमने किया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ऐसे तो करते थे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और इसका होगा स्क्वायर रूट, और इसको कैसे लिख सकते हो, रूट थ्री ए। तो रूट 3a इज आंसर, समझ गई। तो या तो आप सीधा इसको याद रख लो कि जब डायगोनल में आप चलते हैं किसी क्यूब में तो वो रूट 3a आता है, ए है वो साइड है क्यूब की, समझ गए ना, तो वो आपको दी हुई मिलेगी क्वेश्चन में। तो इसको सीधा याद रख लो भाई, रूट 3a डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और मैंने आपको निकाल के बता दिया कैसे होता है।
तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। वैसे आप नहीं निकाल पाओगे पाइथागोरस से इसको, ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखो 5th, और ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझ लेना इसको। तो ये हमारे पास है एक सर्कल, ठीक है, और सर्कल के किसी एक पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट होती है और यहाँ से वो मोमेंट होता होता मान लो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें नहीं पता इस बार 1/4 चला कि 2/3 चला कि कितना चला, हम नहीं जानते इस बारे में। तो यहाँ पे और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, इस सर्कल की रेडियस है वो r है, इस सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, r है। समझ गए? तो ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये सर्कल का हो गया सेंटर पॉइंट, ऐसा मान के चलते हैं। तो मोमेंट हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ, ए से बी की तरफ। तो जितना चला उसकी डिस्टेंस तो तुम निकाल ही लोगे, पर बात करते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो हमें ये निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, हमें ये निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट d। तो हमें d की वैल्यू चाहिए, हमें ab की वैल्यू चाहिए, या इसको तुम d बोल रहे हो तो इसको d की वैल्यू चाहिए। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो इसलिए तो आपको वेक्टर पढ़ाया था मैंने, आपको सीधा बताया था कि जब आपको ऐसा डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तब आपके पास क्या 2r sin θ/2 होगा, ये आपको बता दिया था। क्या होगा, 2r sin θ/2 ऐसा आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे आ गया 2r sin θ/2, तो वेक्टर्स की सीरीज जिन बच्चों ने नहीं देखी है, वेक्टर यानी 4th चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, वो अभी आप इस बात को समझ लो कैसे। देखो यहाँ ट्राइंगल मेथड का हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये एक ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। इस ट्राइंगल को निकाल लेते हैं। अगर देखो ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं साइड में। देखो तो ये हमारे पास हो गया है एक वेक्टर और ये हमारा हो गया है दूसरा वेक्टर। तो इसको मान लेते हैं r1 वेक्टर और इसको मान लेते हैं r2 वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा r1 वेक्टर हो गया, ये हमारा r2 वेक्टर हो गया, और फिर इनका जो रिजल्टेंट है वो कौन है, इनका रिजल्टेंट है वो d है, ठीक है। तो ये इनका रिजल्टेंट है d। अब बात को समझना, देखो हेड टेल मेथड आप पढ़ के आ चुके हैं वेक्टर के अंदर। देखो क्या होता है, इसकी टेल, ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, इसकी टेल से इसकी टेल जुड़ी है। और यहाँ पे आप ऐसे देख लो, देखो इसकी टेल से, देखो ये इसका हेड है, हेड से टेल, फिर यहाँ पे इसका हेड है, देखो हेड से हेड। तो अगर ट्राइंगल की जो दो साइड है वो दोनों एक वेक्टर हैं, तो जो ट्राइंगल की तीसरी साइड है वो उनका रिजल्टेंट होती है अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना। तो वैसे देखो यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से वापस यहाँ आना था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या हो सकता है इसके लिए, देखो r1 वेक्टर, r1 वेक्टर, एक तो r1 वेक्टर और यहाँ से उल्टा जा रहे हो, देखो ऐसे d, तो ये आपका d वेक्टर है। तो प्लस d वेक्टर, जो बच्चे वेक्टर समझ के आ गए ना वो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखो एक r1 वेक्टर और फिर यहाँ से आप ऐसे चल रहे हो, अब देखो ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आना था, नहीं अब ऐसे नहीं आ रहे, अब उल्टे जा रहे हो। तो देखो हेड, इस टेल से ये टेल है और ये हेड है, फिर दूसरे वेक्टर का ये एक टेल है और ये अगला हेड है। समझ गए ना। तो अगर हेड टेल मेथड से जब आप करते हो तो यही होता है, ट्राइंगल की एक साइड, दूसरी साइड, और फिर तीसरी साइड ऐसे आनी थी पर ऐसे जाएगी, तो ठीक है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड है वही रिजल्टेंट होता है। तो मतलब इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे r2 वेक्टर आ जाएगा। r2 वेक्टर इनका रिजल्टेंट हो गया। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको तो d की वैल्यू चाहिए। तो d वेक्टर किसके बराबर होगा, देखो d वेक्टर आपका बराबर होगा किसके, इसको उधर ले जाओ, तो r2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर। r2 वेक्टर माइनस क्या होगा, देखो d वेक्टर इक्वल्स टू, ये r2 उधर गया तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई r2 माइनस r1, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा। भाई ये माइनस आया है, अगर यहाँ पे प्लस कर रहे होते दो वेक्टर्स का तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। और ये क्यों आ जाता है, तो ये तो इसके लिए तो आपको वेक्टर वीडियो जा करके देखना ही पड़ेगा कि भाई वेक्टर्स का जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था तो वो वीडियो देख लो। तो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दो,
देखो R2 और R1, ये R2 है, इसकी वैल्यू कितनी है R, इसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड R है, इसकी वैल्यू R है, R1 की वैल्यू भी R है, तो इनको रख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, R स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी R है तो R स्क्वायर माइनस 2RR, इसको R स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर कोस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। भाई ये भी R ये भी R, तो 2 और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर आ जाता है, R स्क्वायर कोस थीटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास जब कोस थीटा इस R स्क्वायर और R स्क्वायर को जोड़ दोगे तो क्या होगा 2R स्क्वायर। ठीक है, इसको साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये d वेक्टर इक्वल्स टू है d वेक्टर, इसको साइड में लिख रहा हूँ। देखो d वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ये R स्क्वायर और R स्क्वायर को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस पहले से 2R स्क्वायर है 2R स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा कोस थीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा 2R स्क्वायर, तो ये 2R स्क्वायर को कॉमन लिया 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको लिख देते हैं 2R स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। तो देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आखिर इसका स्क्वायर रूट तो हमें लेना ही है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा R मतलब 2R, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर हट जाएगा ना साइन का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा कि नहीं आएगा 2R साइन, देखो 4 का स्क्वायर रूट 2, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, मतलब D की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड हो गया। देखो यहाँ से ये हमने जहाँ से ये स्क्वायर रूट लिया था वो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, ये मोड है इसका, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2R साइन थीटा बाई 2। तो आप इसको सीधा याद रख लो कि भाई ऐसा कभी एक सर्कुलर मोशन जब हो रही है और अब जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाए तब आप क्या करो, सीधा यहाँ पे फॉर्मूला रख दो 2R साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन है, व्हील ऑफ रेडियस R इज रोलिंग ऑन द रोड, एक व्हील है जिसकी रेडियस R है और वो रोड पे रोल कर रहा है। ठीक है, what will be the displacement of a point O in half of rotation, तो एक पॉइंट O है, वहां से हाफ रोटेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑफ व्हील, व्हील का ऑन रोड, और ये कुछ ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं A B C और D। सिंपल सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। देखो तो ये आपका एक व्हील है और जिसकी रेडियस है वो मान लेते हैं क्या है R है, एक व्हील है जिसकी रेडियस है वो R है, और ये है आपका रोड, ये आपका रोड है, और ये आपका मान लेते हैं पॉइंट है O। ठीक है, जिस पॉइंट की बात हो रही है, तो अब ये जो व्हील है वो क्या करेगा, इस रोड पे चलेगा, ये व्हील है वो इस रोड पे चलेगा। ठीक है, चलने दो, कितना चलेगा, हाफ चलेगा। अगर ये व्हील यहां से हाफ चलेगा, आगे की तरफ अगर हाफ चलेगा तो ये O पॉइंट यहां से उठ के ऊपर आ जाएगा। भाई अगर तुम इसको ऐसे हाफ ले जाओगे तो ये O पॉइंट आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये व्हील हाफ रोटेशन करके आ चुका है, और अब पॉइंट कहाँ पे आ चुका है, O यहाँ पे आ चुका है। पहले O पॉइंट कहाँ था, नीचे था, अब O पॉइंट ऊपर की तरफ आ चुका है। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, देखो ठीक है ना, मतलब O पॉइंट पहले नीचे था और हाफ रोटेशन जैसे ही किया, मतलब हाफ रोटेशन जैसे ही किया O पॉइंट कहाँ चला गया, ऊपर उठ के चला गया है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। भाई इसकी पूरी सर्क्यूमफेरेंस अगर 2 पाई r है तो 2 पाई r बाई 2, तो मतलब पाई r, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाई r, ये वाली डिस्टेंस होगी पाई r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये r है तो ये r प्लस r, ये 2r हो जाएगी, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी r, और देखो यहाँ से ये भी r, तो r प्लस r, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2r। ठीक है, तो r प्लस r क्या हो गया 2r। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशन है, अब O जाकर के कहाँ रुक गया है, O जाकर के यहाँ रुक गया है, तो हमें तो ये निकालना है, हमें तो ये निकालना है, देख पा रहे हो।
तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ओ और इसको मान लेते हैं ओ डैश, तो हमें ओ डैश निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, तो यहाँ पे ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यानी ओ डैश इक्वल्स टू क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, और इसका कर देते हैं स्क्वायर रूट। ऐसे तो होता है। तो देखो ये आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से, तो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, यही तो होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 4r स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से कॉमन ले लो ना, आर स्क्वायर को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डैश इक्वल्स टू, आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, अब देखो पाई स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा 4, ऐसा बचेगा। ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं, देखो। अच्छा, इसको जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, आर होगा, पाई स्क्वायर का क्या होगा, पाई, और 4 का क्या होगा, 4 का हो जाएगा 2, तो पाई प्लस 2, ऐसा होगा ना। तो अब स्क्वायर रूट तो हट ही गया, सॉरी। तो ये हो चुका है ऑप्शन, देखो। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो आर और पाई स्क्वायर प्लस 4, ये पाई स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर इसको पाई स्क्वायर प्लस 4 लिखें और अकेला आर का स्क्वायर रूट कर दें, तो ऐसे हो जाएगा ना, आर तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और प्लस 4। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन जब करते हैं तो ऑप्शन को भी थोड़ा देख लिया करो। तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाफ रोटेशन से ओ पॉइंट कहाँ पे जा चुका है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है ना भाई, हाफ सर्क्यूमफेरेंस के बराबर ही तो गया होगा, आधा रोटेशन हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करेंगे और एवरेज वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करेंगे। देखो स्पीड है वो यहाँ पे दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं हो कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है। अब ये दोबारा नहीं क्लियर करूंगा कि भाई स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। हाँ, छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। देखो जो स्पीड है वो, अगर मैंने बोला कि गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, तुम समझ लो स्पीड है। मैंने कहा गाड़ी जा रही है इन ईस्ट डायरेक्शन विद 50 किलोमीटर पर आवर, तुम समझ लो वेलोसिटी है। समझ गए? मैंने यहाँ पे क्या बोला, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैंने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर, साथ में डायरेक्शन भी है ईस्ट डायरेक्शन। ऐसा जब बोल दिया तो ये वेलोसिटी है। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड जो डिपेंड करती है वो है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब वेलोसिटी वेक्टर है तो ये वेक्टर पे ही डिपेंड करेगी। डिस्टेंस तो स्केलर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो यहां पे क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड, हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड। ठीक है, साथ में हमें पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो एवरेज स्पीड क्या है भाई? एक एवरेज बोल रहा है आपसे कि भाई ऑल ओवर बता दो तुम, तो क्या औसत, हिंदी में औसत कहा जाता है। तो एवरेज क्या होगा? मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो क्या होता है? एवरेज स्पीड हो जाती है। ऐसे ही अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल
डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड निकालना हो तो ये है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो ये है। एक चीज और होती है यहां से, इंस्टेनियस स्पीड और इंस्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट मतलब किसी एक क्षण पे, ये मेरी पलकें झपक रही हैं ऐसे, इस एक क्षण की स्पीड, इस एक मोमेंट की स्पीड, इस एक मोमेंट की वेलोसिटी, ये जो मोमेंट, एक सिंगल मोमेंट की जो स्पीड है वो इंस्टेनियस स्पीड है, और एक सिंगल मोमेंट की जो वेलोसिटी है वो इंस्टेनियस वेलोसिटी है। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। रिलेशन की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा? याद करो आप, जो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन था, या तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। वही रिलेशन इन दोनों के बीच होगा कि जो स्पीड है या एवरेज स्पीड है वो या तो ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है वेलोसिटी के, या एवरेज वेलोसिटी के। इसको एवरेज मान के चलना। तो जैसे कि डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती थी वैसे स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो या तो ये स्पीड से कम होगी या इसके बराबर होगी। ये इन दोनों के बीच रिलेशन है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच। कई बार रेशियो की भी बात कर लेता है कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या आ सकता है, ठीक है। यहां पे लिख दूं कहीं साइड में, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज, समझना इसको भी, एवरेज वेलोसिटी। ये या तो बड़ा होगा इसका रेशियो 1 से, या फिर इसके बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना। क्या कहा मैंने? अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हुई तब तो इनका रेशियो 1 आएगा भाई, 5/5 = 1। अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड है वो ज़्यादा हुई, जैसे ज़्यादा हो भी सकती है वेलोसिटी से, अगर ज़्यादा हुई तो 10/5 करोगे तो 1 से बड़ा आएगा। तो इनका रेशियो वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्क्रीनशॉट लो। देखो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए गर्ल वॉक्स 5 मीटर इन ईस्ट देन 2 मीटर इन वेस्ट, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो क्या हो रहा है, एक गर्ल जा रही है 5 मीटर ईस्ट, मान लेते हैं ये ए पॉइंट से गर्ल ने चलना स्टार्ट किया और वो 5 मीटर गई ईस्ट के अंदर, बी पॉइंट पे चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2 मीटर वो वेस्ट में चली आई, मतलब वापस चली आई 2 मीटर। तो यहाँ पे पहले तो ऐसे गई थी और फिर वापस चल के आ गई, मान लेते हैं सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे आ गई कितना, 2 मीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम है नहीं हमारे पास, तो देखो टाइम ले लेते हैं। मान लेते हैं 5 मीटर जो ट्रेवल किया वो तो कितने में किया, 10 सेकेंड में। और जो 2 मीटर ट्रेवल किया उसके बाद इसको लिया मान लेते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी हुई टोटल, देखो ए से बी गई और बी से सी, 5 + 2 मतलब कितनी हो गई, 7 और अपॉन टाइम कितना लिया, 10 और 5 टोटल 15 सेकेंड्स लिए। तो 7/15 मीटर पर सेकेंड, ये तो हमारे पास स्पीड होगी, स्पीड आ चुकी है। दूसरा, अगर हमें अब निकालनी हो एवरेज वेलोसिटी तो कैसे फाइंड आउट करें। डिस्प्लेसमेंट देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन होता है। स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है तो हमने लिख दिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट कितना डिस्टेंस है, ये आपके पास ए और सी के बीच भाई टोटल ये आपका 5 था और 5 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचा, ये 3 मीटर। तो 3 अपॉन में टाइम कितना लिया, 10 + 5 15 सेकेंड। तो यह हो जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ चुका है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वेलोसिटी और स्पीड के हमारे पास। वो कब होते हैं? देखो किसके स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के स्पेशल केसेस होते हैं। एक बार तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो क्या बोलेगा कि एक जर्नी है, वो मान लेते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट पे ख़त्म हो रही है, और आपको बोलेगा कि उसने अपनी हाफ जर्नी को कंप्लीट किया है, उसने अपनी हाफ जर्नी को कंप्लीट किया है v1 स्पीड से, और हाफ जर्नी को स्पीड कंप्लीट किया है v2 स्पीड से। ऐसा आपको बोलेगा कि भाई हाफ जर्नी को v1 स्पीड से पूरा किया और हाफ जर्नी को v2 स्पीड से पूरा किया। लेकिन अगर टाइम सेम लिया हो, अगर इसमें भी मान लो 5 सेकंड लिए, तो अगर इसमें भी मान लो टाइम है वो t हुआ और इसमें भी टाइम है वो t हुआ। जब ऐसी सिचुएशन जब होगी, समझ लो, चाहे स्पीड भले ही क्या हो, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी भले ही क्या हो, स्पीड या वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। ये v1 है, ये v2 है, स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, पर जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, टाइम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा केस जब होता है, मतलब स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है पर टाइम है वो क्या हो, ये डिफरेंट है, पर टाइम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा केस जब होता है और जब आपको पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज स्पीड बता दो, तब तुम्हें कुछ नहीं करना, तब तुम्हें करना है v1 प्लस v2 और अपोन में 2। यहां से आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी, यहां से आपकी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी। ये फॉर्मूला सीधा आप यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको एवरेज निकालना होता है। बहुत गलती करते हैं बच्चे इन केसेस के अंदर, इसलिए यहां पे स्पेशल केस बना दिया, इसका मैंने स्पेशल केस बना के पढ़ा रहे हैं आपको। क्या होगा देखो, अगर स्पीड अलग हो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी अलग हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, टाइम अलग नहीं होना चाहिए। वहीं पे आप देखो दूसरा केस, ये अगर इसको आप एक केस मान लो, ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा, तो दूसरा सेकंड केस, उसमें क्या होता है देखो, सेकंड केस में क्या होगा, मान लो आप ए पॉइंट से जा रहे हो और आप गए बी पॉइंट तक, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, आपने अपनी हाफ जर्नी ट्रेवल की v1 स्पीड से और हाफ जर्नी ट्रेवल की v2 से, या फिर 3 पार्ट में बांट दिया, हाफ और एक बीच में थोड़ी और जर्नी, मतलब एक पार्ट किया v1, फिर दूसरा पार्ट v2 से और तीसरा पार्ट v3 से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें भी ऐसा पॉसिबल है v1 v2 v3, अगर लेकिन सेम टाइम में, मतलब इतने टाइम v1 स्पीड रहनी चाहिए, इतने टाइम v2 स्पीड रहनी चाहिए। मतलब गाड़ी चल रही है तो एक बार मान लो 5 सेकंड 10 की स्पीड से चली, 5 सेकंड ही 20 की स्पीड से चली और 5 सेकंड ही 30 की स्पीड से चली, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे v1 प्लस v2 प्लस v3 अपोन में 2, एवरेज निकाल लोगे, सीधा एवरेज आ जाएगी स्पीड और वेलोसिटी। लेकिन अगर ऐसा हो ये v1 है, ये v2 है, v3 है, लेकिन टाइम भी अलग अलग है, यहां पे आपके पास टाइम है t1, यहां पे आपके पास टाइम है t2, टाइम अलग अलग है। मतलब देखो दो चीजें यहां पे क्या होंगी, पहली चीज जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, और चाहे सेम हो, डिफरेंट हो चाहे सेम हो कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइम आपका क्या हो गया देखो सेम होंगी, तब तो फिर आप सीधा निकाल ही लोगे। अगर आपके पास टाइम है वो क्या हुआ, टाइम भी हुआ डिफरेंट, टाइम भी क्या हुआ, अगर डिफरेंट हुआ, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला है, ऐसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में मैं अभी आपको लेके चल रहा हूं कि जब ऐसा हो जाएगा कि जब स्पीड और वेलोसिटी आपके पास डिफरेंट होगी और जब टाइम भी आपके पास डिफरेंट होगा, तब आप ये गलती बिल्कुल मत कर देना। कई बार आपको कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पहले 40 की स्पीड से जा रहा है, फिर 60 की स्पीड से जा रहा है, एवरेज स्पीड बताओ, तुम करते हो 40 प्लस 60/2 इक्वल्स टू 50। गलत नहीं होगा। तो फिर क्या करें, इसको कैसे फाइंड आउट करें?
अगर अलग अलग टाइम इंटरवल्स में है ना, मतलब टाइम अलग अलग है, अगर सेम टाइम चला है कि भाई 40 की स्पीड से 5 सेकंड चला, फिर 60 की स्पीड से 5 सेकंड चला, तब ये हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा चला है कि 40 की स्पीड से 10 सेकंड और 60 की स्पीड से 2 सेकंड, तब नहीं हो पाएगा इस फॉर्मूले से, एवरेज स्पीड नहीं निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी नहीं निकलेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी बाई v1 स्पीड। एक इंसान है, एक मैन है, वो जा रहा है ए से बी, कहाँ जा रहा है, v1 स्पीड से जा रहा है, एंड रिटर्न, और वहां से वापस लौट रहा है फ्रॉम बी टू ए बाई v2 स्पीड। ए से बी गया था v1 स्पीड से, वापस लौट आया बी से ए v2 स्पीड से, v1 से गया था v2 से लौट आया। फाइंड। तो सिचुएशन क्या है, ए पॉइंट से कोई जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट पे जा रहा है, और बी से वापस ए पे आ रहा है। यही तो कह रहा है कि भाई ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया। तो अगर यहां से एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी जाए, कोई पूछे कि भाई आपसे एवरेज वेलोसिटी बता दो आप कि कितनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी 0। एवरेज वेलोसिटी 0 कैसे होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अरे वो ए से गया था और वापस किस पे आ गया, ए पे आ गया, मतलब इनिशियल पोजीशन भी ए, फाइनल भी है। ए से गया था और ए पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 होगी। लेकिन बात आती है एवरेज स्पीड की। अगर आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड है वो क्या है, फॉर्मूला सभी को पता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात करते हैं, देखो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल हमें टाइम चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लिया जाए ए से बी तक की डिस्टेंस है वो डी है, अगर ये मान लिया जाए कि ए से बी तक की डिस्टेंस है वो डी है, चलो इसको एस मान लेते हैं, एस। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, एस तो गया था और वापस आया, तो एस प्लस एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2s। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ चुकी है, 2s आ चुकी है। अब आपको टोटल टाइम और चाहिए, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो आ गई, एस गया था और एस ही वापस आया, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो एक मैन जाता है कहां से, ए से बी तक जाता है और v1 स्पीड से गया था, वो स्पीड क्या है, v1 है, और वापस आया वो स्पीड क्या है, वो स्पीड v2 है। ऐसा ही तो है, देखो बोल रहा है b2a बाई v2 स्पीड। तो आप एक चीज यहां ध्यान से देखो कि अगर सेम टाइम उसने लिया, जाने में सेम टाइम लिया, आने में सेम टाइम लिया, तो ये हमारा पहला केस हो जाएगा। तब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तब आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं चाहिए, आप केवल क्या करो, v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर दो। पर अगर टाइम डिफरेंट है, मान लेते हैं ये जब गया था तो इसने टाइम ले लिया t1, और जब ये वापस आया तो इसने टाइम ले लिया कितना, t2। अब टाइम अलग अलग हो गया। अब ये हमारा सेकंड केस है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो टोटल टाइम चाहिए हमें, तो सबसे पहले t1 की वैल्यू क्या होगी भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, जब ये गया था तो डिस्टेंस कितनी कवर करके गया, s अपॉन में टाइम इसने कितना लिया, टाइम इसने लिया t1, मतलब टाइम t1 लिया तो टाइम तो निकाल ले रहे ना, लेकिन साथ में s डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी थी, v1 थी, ठीक है। ऐसे ही अगर t2 की वैल्यू को देखा जाए, t2 कितना आ जाएगा भाई, वापस आया तो स्पीड v2 थी, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी है। तो डिस्टेंस कितनी थी, वापस डिस्टेंस s ही आया, और टाइम इसने जो स्पीड है वो क्या थी, v2 स्पीड थी। तो ये दो चीजें आपके पास आ गई हैं, जब गया जब तो ये टाइम था, जब गया जब तो ये टाइम था, और जब आया जब ये टाइम लगा, टाइम हो गया अलग अलग। टाइम जब डिफरेंट हो गया तो हमारा वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, v1 प्लस v2 उसका एवरेज निकाल के ना काम नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो अब हमें चाहिए टोटल टाइम, हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम टेकन। तो जो टोटल टाइम टेकन है वो आपका क्या होगा, t इक्वल्स टू, अगर उसको t ले लें, कैपिटल T ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल्स टू t1
प्लस T2 ऐसे होगा। और T1 की वैल्यू S अपॉन V1 है और T2 की वैल्यू S अपॉन V2 है, तो इसको रख देते हैं S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 V2। आगे करते हैं, देखो यहां, ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 V2। तो T इक्वल्स टू क्या आएगा, एलसीएम आ गया V1 V2, तो ये यहां से S, तो S इंटू V2, एक तो आ जाएगा S V2 प्लस ये आ जाएगा S V1 और S को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा S V2 प्लस V1 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा V1 V2। टाइम आ चुका है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। अब रखते हैं देखो फॉर्मूले में, तो देखो क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2s, रख देते हैं देखो 2s। टोटल टाइम क्या है, ये है हमारा S V2 प्लस V1 और अपॉन में क्या है, V1 V2। S से S कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से, तो 2 तो रहेगा और V1 V2 ऊपर जाएगा, तो 2V1 V2 और अपॉन हो जाएगा V2 प्लस V1। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है सेकंड केस के लिए। इस केस की मैं बात कर रहा था। ऐसे केस के अंदर आपका फॉर्मूला V1 प्लस V2 अपॉन 2 एवरेज नहीं लगेगा। अब देखो चाहे कितना भी हो, अब यहां पे देखो आपको दिया V1 V2, अब ऐसा भी केस आ सकता है जब V1 फिर V2 फिर V3, आपको एक ही जर्नी के अंदर 4 स्पीड दे दी और बोल रहा है कि आप क्या फाइंड आउट करके बताओ, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करके बताओ। ऐसा दे सकता है ना, एक ही जर्नी में 5 स्पीड आपको दे दी, लेकिन अगर टाइम उनका सेम है तो आप क्या करो, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 और अपॉन में 5, एवरेज निकाल लो। नॉर्मल एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, V1 अलग टाइम के लिए है, V2 अलग टाइम के लिए, एक 5 सेकंड के लिए 10 की स्पीड पे चल रहा है, 2 सेकंड के लिए 40 की स्पीड पे चल रहा है, 3 सेकंड के लिए 50 की स्पीड पे चल रहा है, तब फिर ये काम नहीं करेगा। तब फिर आपको T1 निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा, T3 निकालना पड़ेगा, T4 निकालना पड़ेगा, T5, 5 अगर ऐसा है, पांचों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा, इनका एवरेज ये जो आएगा, और फिर आपको फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करी वो आपको लेनी पड़ेगी और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखना पड़ेगा, तब आपके पास जाके एवरेज स्पीड आएगी। तब आप ऐसे फॉर्मूला का यूज करोगे, ठीक है। तो ये है सिंपल, स्क्रीनशॉट लो। अब इस पे आपके बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको बोलेगा कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट आप गए, ठीक है, और वापस आप लौट आए, जैसे ये क्वेश्चन था। आपको बोलेगा ए से बी तक हाफ डिस्टेंस आपने इस स्पीड से ट्रेवल करी V1 और हाफ आगे V2 से ट्रेवल करी। टाइम अगर अलग अलग है तो आपको क्या इसी तरह से करना है, और अगर टाइम सेम है तो फिर आप सीधा रख दो V1 प्लस V2 और अपॉन में 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था सिंपल हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।